अफीफुद्दीन है। मैं फाइनल ईयर फार्मेसी स्टूडेंट हूँ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से। मैं मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का अपनी यूनिवर्सिटी में। और उसके अलावा मैं मीडियन रिलेशन ऑफिसर हूँ यंग पीस एंड डेवलपमेंट कोर के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के जहन में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी क्वालिटी से क्या जहन में आप लोगों के आता है कि क्वालिटी क्या होती है? कोई अगर बताना चाहे माइक ओपन करके। जी अली, आप बताएं। अच्छा, चलो आइडिया नहीं चले, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि एक डोजेज फॉर्म के अंदर आपकी ड्रग कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, और उसकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं किसी भी जगह पे, आप फॉर एग्जांपल एक मार्केट में गए, आपके पास 100 वैरायटीज हैं एक चीज़ की। तो आपको कैसे पता लगता है कि ये वैरायटी अच्छी है, ये वैरायटी बुरी है? तो आप उसकी क्वालिटी के ऊपर आप कर रहे होते हो एम्फोसाइज के, यार ये क्वालिटी अच्छी होगी तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूंगा। तो इसी तरीके से ड्रग क्वालिटी पर जब आप बात करते हैं तो क्वालिटी एक सेंस है उस चीज़ का जो आपको बता सके कि होती क्या। फॉर एग्जाम्पल, हम जब क्वालिटी इंश्योर किस तरह कर रहे होते हैं, क्वालिटी हम इंश्योर कर रहे होते हैं इस वजह से ताकि हमारे पेशेंट्स को ड्रग जितनी दी जा रही है उतनी मिले, और जो उसका इफेक्ट होना चाहिए वो हम उसको दे सकें। अब क्वालिटी इंश्योर करवाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आपकी। लीगल इस तरीके से कि आपकी कुछ लीगल बॉडीज पाकिस्तान में मौजूद हैं और उसके अलावा पूरी हेल्थ के सेक्टर में मौजूद हैं, जो कि आपको गाइड कर रही होती हैं कि आपने किस तरह अपनी ड्रग की क्वालिटी को इंश्योर करना है ताकि वो सेफ हो, एफिकेशियस हो, और पेशेंट के लिए इफेक्टिव हो। सिदरुल मुंतहा आपने बहुत अच्छा एक डेफिनेशन बताई है ड्रग क्वालिटी की। तो इसी को आगे लेके चलते हुए, बिल्ट इन क्वालिटी, आप अगर सब ने अगर आप क्यूबीडी का पता हो तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन, हम अपने प्रोसेस के थ्रू क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं। प्रोसेस के थ्रू क्वालिटी को किस तरह इंश्योर किया जा रहा होता है? इस तरह इंश्योर किया जा रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोसेस है, आपने उस प्रोसेस के थ्रू एक ड्रग की सिंथेसिस करवाई। अब उस सिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू आप ये बता रहे होते हैं कि आप किस तरीके से अपनी ड्रग की क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को अगर आप पूरा कर रहे होते हैं तो आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपकी जो भी ड्रग आप सिंथेसिस करवा रहे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर हो। जैसे कि सही बताया, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के थ्रू आप जो है वो बता रहे होते हैं, और आप पेशेंट को ये बता रहे होते हैं कि जो मेडिसिन वो ले रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर हम आगे चलें तो क्वालिटी को इंश्योर करवाने का जो सिस्टम होता है हम उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक तरीके से आपकी पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक बैकबोन होती है जिसके थ्रू आप ये इंश्योर करवा रहे होते हैं कि जो ड्रग आप सिंथेसाइज करवा रहे हैं वो सेफ है, एफिकेशियस है, और उसके साथ साथ वो इफेक्टिव है इन पेशेंट्स। अब ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा होता है? ये सिस्टम स्टैंडर्ड पॉलिसीज और प्रोसेसेस जो आपकी गाइडलाइंस ने आपको दी हुई होती हैं उसके थ्रू काम कर रहा होता है। ये गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड कर रहा होता है आपको? ये आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आपकी पाकिस्तान की है वो बता रही होती है आपको। उसके साथ साथ आपको जो है वो आ, आपका एफडीए बता रहा होता है आपको, आपका आईसीएस गाइडलाइंस बता रही होती हैं आपको कि आपने किस तरीके से अपने सिस्टम को मैनेज करना है और इंश्योर करवाना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो क्वालिटी वाइज बेहतर। तो हम किस तरीके से बना रहे होते हैं? ये सिस्टम्स होते हैं वैलिडेशन के थ्रू, कैलिब्रेशन के थ्रू, प्रोडक्शन प्रोसीजर्स के थ्रू आप इंश्योर करवाते हैं।
अब इसके इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये एक वास्ट एम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे कि आपका क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, वैलिडेशन हो गया, कंप्लाइंस हो गया। ये आपका इंश्योर करवा रहे होते हैं डिपार्टमेंट्स कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इफेक्टिव हो। ये आपकी तरह मैंने भी जो है वो किताब से पढ़ा है ली, और अगर आप भी किताब पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको भी इफेक्ट अच्छा मिलेगा। बाकी कंपोनेंट्स की अगर तरफ मैं जाऊं, तो कंपोनेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं हमारे पास तीन। बेसिक तो तीन होते हैं ये, उसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, आपके कंपोनेंट्स होते हैं मैनेजमेंट सिस्टम के। एक तो आपकी जीएमपी, जो कि स्टैंड करती है फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है जो बता रहा होता है आपको कि किस तरीके से आपने अपनी ड्रग्स को, आपने अपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है, और आपने उसको किस तरीके से उस ड्रग को इंश्योर करवाना है कि वो सही तरीके से बन रही है और उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं। ये जीएमपी गाइडलाइंस हमें जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होती है। डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी जैसे जैसे एफडीए प्रोवाइड कर रहा होता है हमें। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें ट्रैप प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस जो हैं हमें फॉलो करनी होती है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली आपकी, जिसके थ्रू आप ये इंश्योर करवा रहे होते हो कि हाँ, मेरी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज बेहतर। उसके बाद क्यूएमएस का दूसरा पार्ट जो होता है, जो मेन पार्ट मेरे नज़दीक ये मेन पार्ट है, कि डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी होती है हर डिपार्टमेंट में, और क्यूएमएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको बता रहा होता है कि हर प्रोसेस के ऊपर किस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या मशीन्स यूज़ हो रही हैं, क्या स्टेप्स नेसेसरी यूज़ हुए जा रहे हैं, जिससे हमें एक तो अकाउंटेबिलिटी पता लगती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इशू होता है। आप लोगों ने सुना होगा ड्रग रिकॉल्स आते हैं, प्रोडक्ट पूरा का पूरा मार्केट से उठा लिया जाता है बेसिस के ऊपर कि जी स्पेरियस है, या उसके वो इनकॉम्पिटेंट ड्रग है, या फिर उसका इफेक्टिवनेस कम आ रही है पेशेंट्स में क्योंकि उसका जब ड्रग टेस्ट किया गया तो वो जिस तरह होनी चाहिए वैसे नहीं है। तो कंपनी के लिए ड्रग रिकॉल करना एक बहुत बड़ा एक बैकवर्ड स्टेप होता है, और इसको केटर करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल की जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह की ड्रग आपकी मार्केट में चली जाती है जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, या क्वालिटी वाइज वो बहुत इनकॉम्पिटेंट है, इनअफेक्टिव है, तो इस तरह के लीगल प्रोसेसेस के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल काम आती है। अब डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल के अंदर आप, इसके अलावा भी इसके काफ़ी फ़वाद होते हैं आपके पास ऑडिट्स में हेल्प आती है, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट्स होता है जब आपकी कंपनीज का, जब आपकी रेगुलेटरी बॉडीज आती हैं तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल पूरा प्रोवाइड करते हो। अब डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती हैं आपकी, फ्रॉम प्रोक्योरिंग ऑफ योर रॉ मटेरियल टू डेवलपमेंट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट और उसकी मार्केटिंग। तो इन सब की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर स्टेप पे उस डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में जाते हैं तो वो बीएमआर हो जाता है। आप वैलिडेशन में आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो फिनिश प्रोडक्ट में चला जाता है। आप थोड़ा और आगे जाते हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट के अंदर, तो ये मार्केटिंग प्रोडक्ट की एक अलग से एक डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें चले जाता है। तो बेसिक लेयरिंग जो होती है वो सेम होती है, हर स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें ऑन द टॉप ऐड होती हैं, और उसके बाद जब एक पूरा बैच प्रोसेस हो जाता है और फिनिश मार्केट में आ जाता है, तो उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आप सबमिट करते हैं अपने पास, अपने डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट में, ताकि वो उसको स्टोर कर सके और इन चांस कोई भी इशू हो तो उसमें आपकी हेल्प कर सके। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो है वो आपके पास होता है स्टाफ। आपका स्टाफ सही से ट्रेंड हो, क्वालिफाइड हो, और जो भी चीज़ आप बना रहे हैं आपका स्टाफ जो है उसको इंश्योर करे कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और जिस प्रोसेस के थ्रू आप बना रहे हैं वो प्रोसेस सेम रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट एनी बैच। तो इसको इंश्योर करवाने के लिए हमारे पास स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती हैं। स्टाफ को यह बताया जा रहा होता है कि जी आपको जितना पीएमआर में, या आपका जितना मटेरियल रिक्वायरमेंट शीट के अंदर जितना मटेरियल लिखा हुआ है, अच्छा मेरी आवाज़
कट हो रही है। जहाँ होने लगे आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। कुछ हो सकता है इंटरनेट का कोई इशू हो रहा हो। आप ऑडिबल है मेरी आवाज? ओके सॉरी। तो मैं लास्ट जो पॉइंट मैंने बताया मैं वहीं से शुरू करता हूँ, स्टाफ कॉम्पिटेंसी वाला। तो आप जो है वो बेसिकली क्यूएमएस के अंदर स्टाफिंग का जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू आप ये गाइड कर रहे होते हो कि आपका जो भी ड्रग कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सही तरीके से बने। किस तरह कि आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करें। कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर इंडस्ट्री के अंदर, हर सेक्टर के अंदर होते हैं, जो स्टाफ को ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ऑन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट। और उसके अलावा आप उनकी वो भी कर रहे होते हैं एक तरीके से, उनसे ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या उनको ये काम आ भी रहा है या नहीं, या फिर वो जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं। तो उनकी एक पूरी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। अगर कंपोनेंट्स के बाद हम बात करें तो अब ये हमारे पास एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम कहते हैं कापा। इसकी फुल फॉर्म आपके पास होती है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। क्यूएमएस के अंदर जब कोई इश्यूज या कोई चीज़ रिपोर्ट होती है तो हम कापा के थ्रू जो है वो उसको टारगेट करके ख़त्म कर रहे होते हैं। तो कापा का मतलब होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। आप उसमें सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि रीसेंट अभी पंजाब कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है वो टर्बिसल फोर्ट, अगर लोगों ने सुना हो, उसका रिकॉल किया। और रिकॉल की वजह ये थी कि वो स्परियस थी। स्परियस का मतलब ये होता है कि वो इनफेक्टिव थी और वो काउंटर फिट थी एक तरीके से। वो कंपनी के थ्रू नहीं बनी हुई थी, वो थर्ड पार्टी के थ्रू बनी हुई थी और वो इलीगल ड्रग थी। वो मार्केट में थी, उसकी जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो अपने टेस्ट में पूरा नहीं उतरी और उसको स्परियस करार दे दिया गया। तो कंपनी के पास उस बैच का, उस लॉ का कुछ डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं थी। तो हेंस उन्होंने ये प्रूफ किया अपने डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल के थ्रू कि ये बैच हमने नहीं बनाया, ये बैच जो मार्केट में घूम रहा है ये हमारा नहीं है और ये काउंटरफिट है। तो डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल ने आपको यहाँ काम किया। अब यहाँ पे एक कंपनी के लिए करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये ड्रग जो बनी है ये कहाँ बनी है और ये किसने काउंटरफिट बनाई है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने रूट कॉज एनालिसिस किया और आपने ये बताया कि आपके पास प्रॉब्लम कहाँ से आई और वो किस तरह मार्केट में आई। उसके बाद आपने करेक्टिव एक्शंस के लिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी फलाना फलाना लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को बना रहे हैं इलीगल और इसको मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास करेक्टिव एक्शन क्या हुआ कि आपने उसके खिलाफ जो है वो एक इंक्वायरी की, उसके खिलाफ लीगल प्रोसेसेस किए और उसके बाद फिर आपने अच्छा मैं हेडफोन्स निकाल। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? भी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है आपको? पन्नों के नाम भी नहीं पता सर। आवाज आ रही है लेकिन कभी कभी बीच में ना स्लो हो जाती है। अच्छा अच्छा। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं हेडफोन्स चेंज कर लेता हूँ जब तक। ओके सर। अब तो सही आ रही थी आवाज।
अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस। अब आ रही है, ठीक। अच्छा, कहीं भी डिस्ट्रप्शन ना लगे तो प्लीज कोई एक बता दे मुझे। अच्छा, तो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। हो सकता है वो डिस्ट्रप्शन की वजह से आप लोगों को पता ना लगा हो कि मैंने क्या कहा है। तो मैं मिसाल दे रहा था अभी रिसेंट ट्रक रिकॉल की, जो टर्बिसल फोर्ड की हुई थी। एक और एग्जांपल है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियल वाइज अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बैच आपने बनाया और एक ड्रग का, जिसके अंदर आपके पास जो टैबलेट बनाई बेसिकली आपने, और उस टैबलेट की हार्डनेस में कोई इशू आ गया। तो पहले तो आपने उसको कोशिश करी मैकेनिकली रिजॉल्व करने की, कि हो सकता है टैबलेट हार्डनेस ज्यादा होने की वजह मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से हो। तो आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने एनालाइज किया कि नहीं यार, मैकेनिकल डेविएशन की वजह से नहीं हुई, ये डेविएशन हमारे पास हुई है आपके बाइंडर के ज्यादा इस्तेमाल से। तो बाइंडर का ज्यादा इस्तेमाल ज्यादा क्यों हुआ? तो ये रूट कॉज एनालिसिस एक फार्मासिस्ट जो मौजूद होता है वहां पे, वो नोट करता है। और फिर वो आपको रिपोर्ट करता है अपने सीनियर को या अपने बॉस को कि जी यहाँ पे ये इशू हुआ। और करेक्शन मैंने क्या करी, अब उसने क्या किया कि उसने कैलकुलेट किया कि क्या करेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर बाइंडर की क्वांटिटी अगर ज्यादा यूज हो गई है, तो वो किस तरीके से इंश्योर करेगा कि बाइंडर की क्वांटिटी कम हो। वो अपने एक्सपर्टीज को यूज करते हुए टोटल बैच के अमाउंट को, उसमें वो बाइंडर को सही कर देगा। फिर उसकी प्रिवेंशन क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी बैच बनना होगा, तो वो एसओपी अपडेट करवा के उसके अंदर जो सर्टन, जो भी उसने बाइंडर की वैल्यू इस्तेमाल की है, वो यूज कर लेगा। अच्छा, प्रिवेंशन के अंदर आप ये ट्रेनिंग्स करवाते हो बेसिकली, और एसओपी की अपडेशन करवाते हो, ताकि फॉर एग्जांपल कोई भी इशू पहले आया था वो दोबारा से ना आए, और वो अगले वालों के लिए इशू ना क्रिएट करे। अब हमारे पास क्यूएमएस की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये फ्रेमवर्क होता है, वो आपकी कुछ गाइडलाइंस देती हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि आईसीएस की गाइडलाइंस होती हैं, कुछ एफडी की गाइडलाइंस होती हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास। तो उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो आपके सामने मौजूद हैं। जैसे कि आईसीएच की, यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन की पॉलिसी है Q10, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के उसमें होती है। और वो एक यूनिफाइड एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का ब्लूप्रिंट होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो इंश्योर कर रहे होते हैं आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। और इसका अगर मैं, उसके अलावा हमारे पास ICO की गाइडलाइंस होती हैं, 9001/2015, जो लेटेस्ट हमारे पास है, जो कि इंडस्ट्रियल वाइज, इंडस्ट्रियल स्केल पे एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम चलती हैं। ये सिर्फ खाली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए नहीं होती, बाकी ये फूड इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई होती हैं, ये आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई होती हैं। और इसके अलावा दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें अप्लाई हो रही होती है। फिर आपके पास आती है PICS की, जो कि GMP गाइडलाइंस के ऊपर बनी होती है, और वो ग्लोबली आपके पास GMP गाइडलाइंस को वेरीफाई कर रही होती है। उसके अलावा अगर हम आगे चलें हम, तो मेजर रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर हमारे पास फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, जो 1906 में फाउंड हुई थी। और ये यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और जितनी भी डिफरेंट फार्माकोपियाज हैं या कंपेंडियाज हैं, उनकी बेसिक जितनी भी नॉलेज है वो आपके पास FDA जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है अपने गाइड बुक के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मौजूद है FDA 21 CFR Part 820। ये क्वालिटी की जितने भी पैरामीटर्स हैं या फैक्टर्स हैं उनको बता रहा होता है। उसके अलावा अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, तो हमारे पास WHO का भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमें गाइडलाइंस दे रहा होता है फॉर पब्लिक हेल्थ।
सेफ्टी मार्जिन और फार्माकोपियास की बेसिस के ऊपर। अब फार्माकोपियास कौन कौन सी हैं जो क्वालिटी को डिक्टेट कर रही होती है? हमारे पास जितनी भी फार्माकोपियास मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, जापानीज फार्माकोपिया है। तो जितनी भी फार्माकोपियाज हैं ये लीगल रिक्वायरमेंट्स बता रही होती हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी बता रही होती हैं आपको। अब हमारे पास यूएमएस के अंदर जो बेसिक मेजर डिपार्टमेंट्स जिसका मैंने नाम ले लिया, जिसमें आपके पास क्यूए है, क्यूसी है, वैलिडेशन है, कंप्लायंस है, मेडिकल अफेयर्स है, ये सारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो क्यूए और क्यूसी को अगर हम डिस्कस करें तो क्यूए जो है बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड होता है और ये प्रोएक्टिवली वर्क कर रहा होता है। ये पूरे सिस्टम के हर प्रोसेस के अंदर जो है वो चेक ये कर रहा होता है कि आया हमारा प्रोसेस जिसके थ्रू ये ड्रग बन रही है, उससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छा है या नहीं। क्वालिटी एश्योरेंस का मेजर काम होता है फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन तक, उसके बीच में जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस देख रहा होता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्यूसी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। बेसिकली क्यूसी वालों का काम बेसिकली ये होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल से आपने जो रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया है वो कैसा है। उनका बेसिक काम होता है केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर काम करना। उनका प्रोसेस से कोई रिलेशन नहीं होता। उस प्रोसेस के अंदर यूज होने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, वो आपके पास क्वालिटी कंट्रोल देख रही होती है और ये प्रोडक्ट वाइज जो है वो काम कर रही होती है। स्लाइड इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा इसका। अगर हम आगे चलें तो हमारे पास फिर आती है इक्विपमेंट मैनेजमेंट और फैसिलिटी वैलिडेशन। ये भी हमारी क्वालिटी को किस तरह इंश्योर कर रही होती हैं? अगर कोई बताए इक्विपमेंट मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है कि इससे क्वालिटी किस तरह पता लगेगी? मतलब अगर एक चीज मैं बना रहा हूँ तो उसके इक्विपमेंट से क्या फर्क पड़ेगा मुझे? इक्विपमेंट कोई सा भी इक्विपमेंट हो, उससे क्वालिटी से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? I don't know to इक्विपमेंट tell me. बिल्कुल कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो बेसिकली इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए। मेजरमेंट्स गलत हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, तो इसलिए आप हर इक्विपमेंट को यूज नहीं कर सकते कोई भी चीज बनाने के लिए। सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए सर्टेन इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उन सर्टेन इक्विपमेंट्स की भी कैलिब्रेशन और वैलिडेशन होना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज ऐसी मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट वैलिडेशन करती हैं। अगर आप इंशाल्लाह अगर आप लोग में से कोई इंडस्ट्री गया और इस साइड पे गया क्यूएमएस की साइड पे, तो वो ये देखेंगे कि काफी बॉडीज ऐसी मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। जैसे कि पीसीआईएसआईआर का एक डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो उस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करती हैं कि जी हमारा ये इक्विपमेंट है, हमने उसकी कैलिब्रेशन और वैलिडेशन करानी है। और इस तरीके से जो है वो उनके पास जाते हैं, उनकी मशीन्स की कैलिब्रेशन होती है, वैलिडेशन होती है। और ये जरूरी क्यों है? ये क्योंकि एक जीएमपी गाइडलाइंस की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो क्वालिफाइड हो, वो कैलिब्रेटेड हो, वो वैलिडेटेड हो। और फैसिलिटी क्यों होनी चाहिए? फैसिलिटी तो आप कोई भी रूम ले लो, उसको साफ कर दो, उसके अंदर जो है वो मेंटेनेंस करवा दो, आप उस रूम में बना लो। तो फैसिलिटी की वैलिडेशन की क्या जरूरत होती है? फैसिलिटी वैलिडेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है हमें कि जब तक कि आप फैसिलिटी से कोई अपनी रेगुलेटरी बॉडी को यही ना बता पाए कि आप जो फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, जो भी जगह यूज कर रहे हैं, वो
अकॉर्डिंग टू आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू है, और आपकी डिफरेंट आईसीएस गाइडलाइंस के ऊपर बैक हो रही है, तो आप उसमें कोई भी ड्रग बना नहीं सकते, कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं सकते। तो फैसिलिटी की वैलिडेशन बहुत जरूरी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने डिफरेंट जो प्रोसेसेस पढ़े होंगे जिसमें आपकी प्रोक्योरमेंट होती है, तो वो यूनिलैटरल फ्लो होता है आपके वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्शन साइट की तरफ से जाने वाला एक ही यूनिलैटरल रास्ता होता है। रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को अलग रखा जाता है। तो ये बिल्कुल ये फैसिलिटी इस तरह की होनी चाहिए, ये इस तरह बनी होनी चाहिए कि वो सब चीज़ों को केटर कर सके। ये बेसिक गाइडलाइंस है आपके। अब डिजाइन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपकी फिजिकल इक्विपमेंट्स की होनी जरूरी है, ताकि आपके पास कोई भी इशू हो तो आप जो है वो उसको केटर कर सकें, और या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसको डिजाइन को क्वालिफाई करवा सकें। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये फोर, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए एक इंडस्ट्री इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए, उसकी वैलिडेशन के लिए। ये चंद कुछ एक हैं जो कि बेसिक हैं, जो होनी चाहिए। जी, रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है। आ, ये यूट्यूब के ऊपर डाली जाएगी और जो ग्रुप है आपके उसमें भी की जाएगी। अब हम जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल की तरफ। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो है वो कौन से टेस्टिंग मेथड इस्तेमाल हो रहे होते हैं जिससे आपके पास क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा होता है। अब एक प्रोडक्ट तो बन गया, अब उस प्रोडक्ट को हम किस तरह टेस्ट करेंगे और उसमें चेक करेंगे आपकी क्वालिटी 100% है भी या नहीं। ये 100% तो आइडियल होता है। हमारे पास अराउंड 95 से लेके 105 के बीच की हम जो है वो एक पैरामीटर बनाते हैं, और इस पैरामीटर के थ्रू हम ये बता रहे होते हैं, इस रेंज के अंदर हम बता रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बेहतर है, 95 से लेके 105 तक। फर्स्ट हमारे पास होती है उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बैच बनाया टैबलेट्स का या कैप्सूल्स का। अगर हम टैबलेट्स को लें तो टैबलेट आपने एक स्फेरिकल शेप की टैबलेट्स बनाई आपने, या कॉनकेव स्ट्रक्चर की टैबलेट्स बनाई आपने, और आपके प्रोसेस में भी यही बननी थी। तो क्वालिटी कंट्रोल में जब वो सैंपल आएगा तो सबसे पहले वो ये असेस करेंगे उसकी फिजिकल कंडीशंस को। वो किस कलर का होना चाहिए। अगर वो ब्लू कलर का है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर वो ब्लू कलर में बना होना चाहिए, लेकिन वो हम जब बन के आए तो वो लाइट ब्लू कलर का है या डार्क नेवी ब्लू कलर का है फॉर एग्जांपल। ऐसा तो नहीं होता कि इतना इतना हेवी कलर हो, लेकिन अगर वो डार्क नेवी ब्लू का कलर आ जाए तो इस फिजिकल टेस्ट के अंदर हम उसको नॉन कंप्लायंट करार देते हैं कि हमने प्रोसेस में बनाना था ब्लू, लाइट ब्लू कलर का, लेकिन हमारे पास उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो डार्क ब्लू कलर की एक टैबलेट बन गई। तो इस फिजिकल टेस्ट के ऊपर मैं ये कहूंगा कि नहीं यार, हो सकता है अगर कलर में इशू है या इस तरह की कोई फिजिकल अपीयरेंस में कलर इशू आ गया, तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी में भी कोई इशू हो सकता है। टैबलेट डायमेंशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टैबलेट जो है वो अराउंड जो है वो आपकी 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी या हाफ सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी, लेकिन वो 0.75 सेंटीमीटर की आ गई। तो ये आपकी डायमेंशन जो है वो आपके बीएमआर के खिलाफ है। यानी कि आपके बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर जो आपका मौजूद है, या बैच असेसमेंट रिकॉर्ड यानी जिसको बीएआर कहते हैं, उसके खिलाफ है, या वो आपकी डिविएशन करार दी जाएगी कि भाई कंटिन्यूस बैच बने आ रहे थे, इस बैच के अंदर ये टैबलेट बनी है लेकिन बाकी बैचेस के अंदर सेम डायमेंशंस वाली बनी है, उसमें कोई भी डिविएशन नहीं है, लेकिन इस बैच में डिविएशन आई है। तो आप जो है उस टैबलेट डायमेंशन के ऊपर भी आप ये इंश्योर देख रहे होते हो कि यार अगर फॉर एग्जांपल डायमेंशन में कोई इशू है तो इसमें क्वालिटी का इशू आ सकता है। कलर कंसिस्टेंसी हो गई, ऑर्डर बाउंड्रीज हो गई, स्ट्रक्चरल हार्डनेस हो गई, हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म करते हो आप। फिर आप आते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड्स के ऊपर, जिसमें आपके पास बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके पास HPLC हो गया, एसए हो गया, पीएच वैलिडेशन हो गया, हैवी मेटल कंटेंट लिमिट्स हो गई, बायोएसेस हो गए। HPLC के अंदर आप ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि जो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है और जो जिस ड्रग को आपने यूज किया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो ड्रग 100% उसके अंदर मौजूद है, और जितनी क्वांटिटी में आपने यूज किया था उतनी क्वांटिटी में मौजूद है या नहीं।
अच्छा, गुड क्वेश्चन है जिसने भी पूछा ये। व्हाट इफ कलर शिफ्ट हैपेंस एट द एंड ऑफ शेल्फ लाइफ विद इन द मार्केट? डज योर kappa force a complete reformulating of the coating polymer, or do you just change the patient leaflet to say color change is normal? अच्छा, हम जब एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस बैच के कुछ सैंपल्स जो है हम अपने पास जो है वो रखते हैं इन रिकॉर्ड, और उसके ऊपर हम जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज लगा रहे होते हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज लगा रहे होते हैं, जिसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि एक प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ है भी है प्रोडक्ट की या नहीं, जैसे कि हमने थ्योरेटिकली लिखा है। तो अगर उसके अंदर कोई चीज शिफ्ट हो रही होती है, फॉर एग्जांपल हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर हम ह्यूमिडिटी लेवल्स को फ्लक्चुएट करते हैं, हम प्रेशर सेटिंग्स को चेंज करते हैं, हम इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट की सेटिंग्स के ऊपर चेंज करते हैं, तो हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट 3 मंथ, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स के अंदर किसी फिजिकल या ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस तो नहीं आ रही हैं। अगर चेंजेस आ रही होती हैं तो हम उसको इंश्योर करते हैं कि वो दोबारा ना आए। तो इसलिए कि जब एक नया मॉलिक्यूल बनता है मार्केट के अंदर तो उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक बैच बनाया जा रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा हूँ, और वो अगर और उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग मैंने नहीं की हुई, और इस तरह का इशू अगर आ रहा है, अगर पहले शिफ्ट हो गया शेल्फ लाइफ के एंड होने पे, तो ये बहुत बहुत नामुमकिन वाली बात है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि इस तरह का कोई इशू उनके प्रोडक्ट में हो, क्योंकि इस तरह के इश्यूज जो है ना वो अक्सर जो है वो अनकम्प्लायंट बनाते हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट बोलते हैं कि यार इसमें ये इशू आ गया, हमने देखा कि उसका कलर चेंज हो गया, इतना टाइम रखा हुआ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पता इसका कलर ये ना हो या चेंज हो गया हो। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हम इंश्योर कराते हैं कि ना हो रही हो दोबारा। तो इसका कापा से कोई रिलेशन नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, मार्केट अभी नहीं किया है मैंने उसको, और उसमें ये इशू आ रहा है, तो फिर मैं इसके अंदर ये चेक करूंगा कि कलर चेंज मेरे किसी ड्रग कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, किसी एक्सिपेंट की वजह से आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ ये इन कंडीशंस के ऊपर आ रहा है। तो फिर मैं अपने लीफलेट में मेंशन करूंगा कि जी इन फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर जो है इसका ये इशू आया है, तो इस वजह से आप इसको इसमें ना रखें। जैसे कि आप इंसुलिन के अगर फॉर्मुलेशन की बात करें, तो लिक्विड इंसुलिन जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर रखनी होती है आपने, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में रखनी होती है। अगर उसका फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले गया है, तो कंपनी ये कहती है कि ये इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई, ये इनफेक्टिव हो गया। तो ये आप लीफलेट में मेंशन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाला कलर शिफ्ट वाला इशू मेरा हुआ आपका ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, तो मैं अपने लीफलेट में ये मेंशन करूंगा कि इसको रखें इन टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखें। इससे ज्यादा ले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो। तो इस तरह के रेंजेस जो है वो हर कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा अलीज़ साहब। हम अपनी लास्ट बात से शुरू करते हैं। अ, हम लोग केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड्स के ऊपर थे। तो एचपीएलसी हम डिस्कस कर रहे थे, एचपीएलसी हमें किस तरह बताता है। अगर आप में से कोई ऐसा हो जो अपना माइक ओपन करके बता सके कि पीएच वैलिडेशंस क्यों जरूरी होती हैं, पीएच हमें क्या बता रही होती है? Hydrogen ions and oxygen hydrogen ions present in the body. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका पीएच का। पीएच वैलिडेशन का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में क्या काम है? सर शायद से वो प्रोडक्ट या टाइप कोई भी प्रोडक्ट रहा तो बॉडी के एनवायरमेंट जो जिधर इफेक्ट दिखाने से उधर जाके डिजॉल्व होगा, जैसे कि कोई टैबलेट है वो खाली स्टमक में जाके होगा या कोई किडनी में, उस पीएच की वैरिस में वो डिजॉल्व होके रिलीज होगा ड्रग उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल। बेसिकली पीएच वैलिडेशन हमारे पास ये फैक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट का
ये बता रहा होता है आपका कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एफिकेशियस है या नहीं है। अब पीएच आपको क्या बता रही होती है? बेसिकली पीएच जो हमारे पास वैलिडेट कर रही होती है हमारे सिरप्स की, हमारे सब्सटेंसेस के अंदर हो रही होती है इसकी टेस्टिंग। लेकिन अगर पीएच वैलिडेशन की बात करें तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो इसलिए होती हैं कि वो एक सर्टेन पीएच के ऊपर जाके आपके पास रिलीज हो। अगर कोई टैबलेट है, कोई कैप्सूल है, उसके ऊपर आप कोटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डायरेक्ट कोटेड टैबलेट बनाई है तो आप उसकी पीएच वैलिडेशन करेंगे। पीएच वैलिडेशन इस तरह करेंगे कि आपने उसको एक्सपोज कराएंगे आपके स्टमक की पीएच के ऊपर, ये चेक करने के लिए जो आपने कोटिंग की है उस प्रोडक्ट की वो सही भी है या नहीं, वो हमारे एपीआई को बचा रही है इस एनवायरनमेंट से या नहीं। और ये आगे इंश्योर ये करवा रही होती है कि हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो हमारे साइट ऑफ इफेक्ट पे जाके या साइट टारगेट साइट पे जाके ही डिसइंटीग्रेट हो, ना उससे पहले हो ना उसके बाद हो। पीएच वैलिडेशन ये इंश्योर कर रही होती है आपके पास। फिर हैवी मेटल की कंटेंट लिमिट्स होती हैं, बायो एसेज आप रन कर रहे होते हो, ये चेक करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिक मटेरियल्स तो नहीं जा रहे हो आपके प्रोडक्ट के साथ, और बायो एसेज से आप ये इंश्योर कर रहे होते हो। अच्छा गाइस, आप लोग ये बताएं बायो एसेज का क्या लिंक है? बायो एसेज का क्वालिटी से क्या लिंक है? अगर इसका कोई मतलब एक बताना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं बताएं, कौन कह रहे थे अभी? साइड से बायोलॉजिकल फ्लूइड में कितना जाके अवेलेबल है वो बॉडी के कौन से फ्लूइड में अलग अलग जगह में कहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसके लिए पता लगाते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। बायो एसेज का बेसिकली काम ये होता है हमारे पास कि वो ये हमें बताएं कि हमारे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जाके वो फॉर्मुलेशन कितनी इफेक्टिवनेस शो कर रही है, और वो जितनी इफेक्टिवनेस शो करेगी इन टर्न वो आपकी क्वालिटी को बता रही होगी। फिर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल स्क्रीनिंग आ जाती है, जैसे कि स्टेरिलिटी टेस्ट। आप स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने पेरेंटल प्रोडक्ट्स के ऊपर। बेसिक जितनी भी माइक्रोबायोलॉजिकल स्क्रीनिंग होती है वो अपने पेरेंटल्स के लिए रखी हुई होती है, जिसमें हमारे पास पेरेंटल लिक्विड आ जाते हैं, पेरेंटल पाउडर्स आ जाते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे पास स्टेरिलिटी वैलिडेशन, आप स्टेरिलिटी टेस्ट कर रहे होते हो, आप एंटीजन टेस्ट कर रहे होते हो, एलएल टेस्टिंग कर रहे होते हो, एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग कर रहे होते हो, और उसके अलावा आप जो है वो आप बायोबर्डन टेस्टिंग कर रहे होते हो। ये नया कॉन्सेप्ट हमारे पास लॉन्च हुआ है बायोबर्डन का। बेसिक ये होता है हमारे पास इसका एक फंक्शन के ये हमारे बॉडी के अंदर कितना हमारे लिवर को स्ट्रेस दे रहा है और कितना इन्वायरमेंटली ये आपके इन्वायरमेंटल बर्डन को बढ़ा रहा है। आजकल क्योंकि इन्वायरमेंटल कॉन्शियस होती जा रही है, तो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को जो है वो डब्ल्यूएचओ ने अडॉप्ट किया, और एक ये बायो बर्डन लेवल लिमिट्स भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। अगर इसकी लिमिट की मैं बात करूं तो बायोबर्डन्स की जो है वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिमिट्स हैं। लेकिन हमारे पास जो हमें यूएसपी देता है वो हमारे पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो होनी चाहिए वो अराउंड 60 to 67% जो है वो अलाउड होती है किसी भी पैरेंटल प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम बात कर रहे हो 0.5 या उससे कम के, उसमें 0.5 माइक्रोमीटर से कम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हम उनको बायोबर्डन से हटा के बात कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है रिलेटेड टू क्यूए क्यूसी वैलिडेशन या कंप्लायंस, प्रोडक्ट कंप्लायंस, तो आप लोग चैट में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो डिफरेंट टेस्ट रन कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। और एक और चीज वो ये भी परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं आईपीक्यूसी, यानी इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट वो हर प्रोसेस या हर प्रोसेस से अपने प्रोडक्ट को गुजारने के बाद वो उसमें से कुछ सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और उस सैंपल से जो है वो उसके ऊपर कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट रन करते हैं।
जैसे कि अगर मैं टैबलेट्स की बात करूं, तो हमारे कंपेंडियाज ने जितने भी दिया है, जितने भी पैरामीटर्स दिए हैं, उसके अंदर हमारे पास वेट यूनिफॉर्मिटी होती है, ऐसे होता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम और डिसोल्यूशन प्रोफाइल परफॉर्म हो रही होती है। अच्छा, पहले ये बायोबर्डन वाला क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ अब्दुल राफे। बेसिकली बायोबर्डन लेवल का मेंशन सिर्फ फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म का है, बाकी डोजेज फॉर्म के लिए नहीं होगा, या कोई स्पेसिफिकेशंस ऐसे कि सिर्फ इसी डोजेज फॉर्म के लिए होगा? नहीं, बायोबर्डन लेवल जितनी भी फॉर्मुलेशन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो हो रही होती है हमारे पास। बायोबर्डन बेसिकली हमारे पास पेरेंटल्स की ज्यादा प्रेफर की जा रही होती है, क्योंकि पेरेंटल्स में ज्यादा खर्चा होता है कि आपके जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, या ऐसे एक्सिपिएंट या ऐसे पार्टिकल्स जो लिवर के लिए डैमेजिंग हो या एनवायरमेंटली डैमेजिंग हो, ये दोनों चीजों के बेसिस के ऊपर आप जो है वो पेरेंटल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हो। सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म पे इतना बायोबर्डन का काम नहीं होता, या इतना लेवल्स आप नहीं देख रहे होते। जैसे कि आपके पास पेरेंटल में अगर हम बात करें, तो पेरेंटल्स में हमारे पास स्टीराइल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, अक्सर स्टीराइल होते हैं, और कुछ नॉन स्टीराइल भी होते हैं हमारे पास। मैं उसका आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो नॉन स्टीराइल और पेरेंटल्स होते हैं। तो स्टीराइल प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास बायोबर्डन लेवल्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई होती हैं। जैसे कि हमारे पास एफडीए गाइडलाइंस के थ्रू हमारे पास 0.22 माइक्रोमीटर का स्टीराइल फिल्टर के थ्रू आपका जो है वो फिल्ट्रेशन होनी चाहिए स्टीराइल प्रोडक्ट्स की, जिससे ये जाहिर होता है कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं जो 0.22 माइक्रोन से बड़े हैं, वो सब हमें फिल्टर आउट करने हैं। अब उसमें आपके एक्सिपिएंट्स भी आ सकते हैं, उसमें आपके माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन की भी लिमिट्स हैं पेरेंटल्स के अंदर, जो कि बायोबर्डन लेवल्स को कम कर रही होती हैं। अगर मैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो उसके अंदर हमारे पास टोटल माइक्रोबियल कंटेंट जो होना चाहिए वो अराउंड नॉट ग्रेटर देन 0.5% होना चाहिए, अगर मैं नॉन स्टीराइल यानी टैबलेट ओरल डोजेज फॉर्म की अगर मैं बात करूं। और अगर उसकी बात करूं मैं स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपका अल्लाह भला करे फीवर कॉज करते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज करें, फीवर कॉज करें, तो उनकी सर्टेन लिमिटेशंस दी हुई है कि वो मौजूद नहीं होनी चाहिए, वो 0% होने चाहिए। अगर कैप्सूल्स की बात करूं मैं, आपको अगर होप आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ रूटीन बैच रिव्यू डज क्यूए एक्चुअली क्रॉस रेफरेंस द सिस्टम्स इंजेक्शन काउंटर्स against the physical column logbook and the instrument's internal overclock due to use of the PDF report? नहीं, रूटीन बैच रिव्यू जब हो रहा होता है तो क्यूए जो बेसिकली आपको जो सिस्टम होता है, जो एचपीएलसी का सिस्टम होता है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो क्रॉस रेफरेंसिंग हो रही होती है। जब आप एचपीएलसी रन करते हो किसी सर्टेन प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल मैंने पैनाडोल का करना है, मैंने पैनाडोल का क्यूए वालों ने पैनाडोल को उठाया प्रोसेस के अंदर से और उसके ऊपर एचपीएलसी रन किया, तो उनके पास ऑलरेडी जो पैनाडोल का जो एक्सिपिएंट्स हैं, उनके पीक्स और उनकी जो है वो स्पेक्ट्रम्स मौजूद होंगे ऑलरेडी सिस्टम के ऊपर। उसके अलावा जो एसिटामिनोफेन जो उन्होंने यूज किया है, जिस सप्लायर ने उनको दिया है, उसका भी एक प्री एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम मौजूद होगा। जब रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करवाते हो या सप्लायर से फर्स्ट टाइम आप अपना मटेरियल लेते हो, तो उनसे आप जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जिसको आप सीओए कहते हैं, वो आप उसके साथ लेते हो। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, कि आप जिससे भी सप्लायर से आप जो भी एक्सिपिएंट या जो भी एपीआई अगर आप खरीद रहे हैं, तो उसका सीओए होना जरूरी है साथ में। जो सीओ आपको बता रहा होता है कि किस टेस्टिंग पैरामीटर के थ्रू जो है वो आप एक ये बता रहे हो कि ये जो पाउडर को मुझे जो दिया गया है वो ये है भी है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसने मुझे एसिटामिनोफेन प्रोवाइड किया है, तो वो एसिटामिनोफेन है भी या नहीं। तो एक्चुअली जब ये इस तरह की प्रोडक्ट इंपोर्ट होती हैं, तो हमारे पास जो है रॉ क्यूसी का ही डिपार्टमेंट होता है जो रॉ मटेरियल हैंडल कर रहा होता है।
वो उसका HPLC रन करता है, उसके स्पेक्ट्रम को मैच करता है विद द COA, और उसके बाद फिर साइन ऑफ कर देते हैं कि जी COA के मुताबिक जो है इसका स्पेक्ट्रम यही है, हमारे पास भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेफ है और ये क्वालिटी वाइज सही है। तो जब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो QC वाले जो है वो उसी स्पेक्ट्रम की बेसिस के ऊपर क्रॉस रेफरेंस करते हैं, और उस क्रॉस रेफरेंसिंग के थ्रू जो है आप वो इंश्योर कर रहे होते हैं आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्वालिटी वाइज सही है। और क्रॉस रेफरेंसिंग आप पीक्स की बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। पीक्स आप उसके अंदर आप सिस्टम के ऊपर, अब डिफरेंट सिस्टम्स है हमारे पास HPLC का, अगर मैं वो बताने बैठा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर एक बेसिक आइडिया दूं तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं हमारे पास HPLC का, डिफरेंट HPLCs भी हमारे पास हैं, डिफरेंट कंपनीज के हैं। तो उसके अंदर सिस्टम्स के अंदर मौजूद होता है कि आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर सको, अपने पुराने बैच को नए बैच से कंपेयर कर सको, और एक सर्टेन लिमिट होती है आपके पास कि डिविएशन उस लिमिट के अंदर हो। अगर उस लिमिट से ज्यादा होती है तो फिर आप डिविएशन को रिपोर्ट करते हो, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। लेकिन आप सिर्फ साइन ऑफ नहीं कर देते PDF रिपोर्ट के ऊपर कि आया कुछ भी आ गया आपने बस साइन करके अपना जान छुड़ा ली कि यार बस मैंने देख लिया, इस तरह नहीं होता। आप जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, कि वो जो है जो जिस प्रोसेस में भी शामिल है वो इंश्योर करे कि एक उसकी एक ह्यूमैनिटेरियन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, एक उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में होते हुए ये है कि वो जो भी चीज जो लिमिट से बाहर हो रही है या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ रही है तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। अगर किसी और का कोई सवाल हो तो पूछना चाहे तो उसमें पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो हम कैप्सूल्स पे जब आते हैं तो कैप्सूल में कुछ कंपेंडियल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वेट यूनिफॉर्मिटी हो गया, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हो गया। अच्छा, आप मुझसे कोई मुझे डिफरेंस बता सकते हैं बिटवीन वेट यूनिफॉर्मिटी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी? दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों सेम होते हैं? I don't know. You tell me. वो तो मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई और बताना चाहे। वेट ओवरऑल प्रोडक्ट का क्या यूनिफॉर्म है, मतलब अगर एक टैबलेट है वो 500 mg का बोला है, टोटल टैबलेट वेट 2.5 ग्राम है, लेकिन उसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg बोला है, तो उसके अंदर 500 mg रहना चाहिए, 700 नहीं रहना चाहिए। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में वो पैरासीटामोल जो भी इसके अंदर कंटेंट्स है वो सब सेम वेट में रहने चाहिए। और वेट यूनिफॉर्मिटी ओवरऑल जो एक्सिपिएंट मिक्स करके जो उसका मिलेगा वो उसका वेट होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही फर्क है वेट यूनिफॉर्मिटी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में। वेट यूनिफॉर्मिटी में आप ओवरऑल प्रोडक्ट का अपना वेट निकाल रहे होते हो जैसे, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में आपने जो API यूज किया है या जो API का आपने वेट लिया है वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में आता है। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए आप डिफरेंट टेस्ट रन करते हो, वेट यूनिफॉर्मिटी में तो आप सिर्फ वेइंग करके चेक कर लेते हो कि आपने हैंडफुल ऑफ कैप्सूल्स उठाए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और आपने उसको 10 का वेट किया, 10 का वेट करने के बाद आपने 10 से डिवाइड करके एवरेज वेट निकाल लिया। लेकिन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इस तरह पता नहीं चलती। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए आपको HPLC रन करना पड़ता है, आपको UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करनी पड़ती है, उसके थ्रू आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी बता रहे होते हैं। डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टेस्ट हुई नॉर्मल जो आपके USP गाइडलाइंस ने दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे कोई ये बता सकता है कि डिसोल्यूशन टेस्टिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से USP ने मेथड्स दिए हुए हैं? Bracket, basket. हमारे पास डिसोल्यूशन के लिए टोटल 6 टाइप के apparatuses यूज होते हैं। 6 टाइप के होते हैं। 7 apparatuses जो है वो रिसेंटली एक apparatus उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। 6 टाइप के apparatus होते हैं। मेजर दो इस्तेमाल होते हैं हमारे पास डिसोल्यूशन के लिए। एक हमारे पास बास्केट टाइप इस्तेमाल होता है और एक पैडल टाइप इस्तेमाल होता है। अब उसको अगर हम जो है वो, यस मिस, इसी तरीके से है कि टोटल 6 होते हैं, लेकिन बेजेड जो है हम वो दो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक पाकिस्तान के अंदर जो मैंने इस्तेमाल होते हुए देखा डिफरेंट कंपनीज के अंदर, तो उसमें एक डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, सॉरी डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए एक पैडल टाइप और एक बास्केट टाइप इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर हम नॉन कंपेटियल की बात करें तो हम विजुअल अपीयरेंस डिफेक्ट्स के ऊपर देख रहे होते हैं कैप्सूल के अंदर, मॉइस्चर परमेशन की लिमिट्स देख रहे होते हैं,
विजुअल अपीयरेंस डिफेक्ट्स कैप्सूल के क्या क्या हो सकते हैं? अगर एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ले लेते हैं, सॉफ्ट जेल का तो विजुअल अपीयरेंस इतने डिफेक्ट्स नहीं होते। हार्ड शेल जो कैप्सूल होते हैं उनके विजुअल अपीयरेंस के डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? विजुअल अपीयरेंस डिफेक्ट्स आपके पास जो है वो उसकी क्रैकिंग हो सकती है, इनकम्प्लीट जो है क्लोजिंग हो सकती है, वो जो विजुअल अपीयरेंस के डिफेक्ट्स में यही काउंट। अगर हम आगे चलें तो हमारे पास क्रैकिंग इज मेन, एग्जैक्टली मिस, क्रैकिंग इज द मेन हमारे पास। फिजिकल डिफेक्ट्स में क्रैकिंग जो है वो एक मेजर पॉइंट होता है जिस पे आप ये कहते हैं कि जी आपका जो कैप्सूल जो आपने बनाया है वो इनकॉम्पिटेंट है। क्योंकि अगर वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ही क्रैक हो गया, तो ड्यूरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट की जब उसकी पैकेजिंग हो रही है तो उसमें भी खर्चा है कि वो क्रैक हो जाए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो क्रैक हो जाए। तो क्रैकिंग इज द मेन प्रॉब्लम जो कि हमें देखनी होती है कैप्सूल के अंदर। तो पेरेंट्रल्स के अंदर जो है, जैसे हमने पिछले पढ़ा कि आईपीक्यूसी जो हम कर रहे होते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, उसमें लिक्विड पेरेंट्रल्स की हम स्टेरिलिटी और पायरोजन टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अ, अच्छा, इंस्पेक्शन डिटेल्स भी अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा मिस मैं आपको ये एंड में बता दूं, पहले आईपीक्यूसी की पेरेंट्रल्स की कंप्लीट कर लेता हूं मैं, उसके बाद से मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। तो स्टीराइल लिक्विड पेरेंट्रल्स की हम अगर बात करें, question, when your test deck tablets wear down or get scratched over months of use, they change visually. How does your QA team validate the stability of test deck itself to ensure your calibration baseline hasn't shifted? अगर इसका आसान तरीके से अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो सिर्फ आपकी जो टेबलेट प्रेसेस होती हैं या टेस्ट डेक होती है, अगर वो चेंज हो जाए तो क्यूए टीम जो है उसको वैलिडेट करके कैलिब्रेशन बेसलाइन को किस तरह शिफ्ट करती है। सही। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, मुझे इसका आंसर खुद नहीं पता क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो कुछ चीजें मुझे भी पता, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ। तो इसका जवाब मैं आपको कुछ देर बाद ही दे पाऊंगा सर्च करके। अच्छा, अगर हम स्टेरिलिटी और पायलोजन टेस्ट की बात करें तो स्टेरिलिटी ऐसे इसके अंदर हम जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक कर रहे होते हैं। उसके अलावा माइक्रोबियल ग्रोथ को हम इसलिए भी चेक कर रहे होते हैं क्योंकि पेरेंटल प्रोडक्ट्स में एक मेजर जो पार्ट होता है, एक मेजर पोर्शन जो होता है, वो हमारे पास ये होता है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को या फर्स्ट पास इफेक्ट को जो है वो खत्म कर रही होती है, फर्स्ट पास में से नहीं हो रही होती। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में काम नहीं करता कि वो डायरेक्ट वो आपके ब्रेन में आती, डायरेक्ट आपके ब्लड में आती है और उसके बाद आपके ऑर्गन्स में डिफ्यूज हो जाती हैं। तो इसलिए हमने जो है वो पेनिट्रल्स के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपके पास, जो बेसिक इंश्योरिटी ये करनी होती है कि माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मिस जोया आपका। फिर हम पार्टिकुलेट इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। आप जो भी पैरेंटल प्रोडक्ट बनाते हैं वो ब्लैंक होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपैक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई इस तरह का कोई विजिबल पार्टिकल मौजूद नहीं होना चाहिए। क्योंकि विजिबल पार्टिकल जब मौजूद होता है तो वो ये बता रहा होता है कि हमारे पास कोई चीज, कोई प्रोसेस के अंदर कोई चीज खराब हुई है। फॉर एग्जाम्पल डिजोल्व प्रोडक्ट के अंदर जो डिसोल्यूशन जो हुई है वो डिजोल्व ऐसे नहीं हुआ है एपीआई आपके उसके अंदर। उसके अलावा जो है पार्टिकुलेट के अंदर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पार्टिकल्स तो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मिक्सिंग जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने इस्तेमाल किया, जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है, उसका कोई पार्टिकल या उसका कोई चीज चिप करके, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टील मेटल बोल इस्तेमाल कर रहे थे तो उसका कोई पार्टिकल या उसका कोई पीस जो है वो चिप करके आपके फॉर्मुलेशन में ना मिल गया हो, तो इसलिए जो है वो आपने इंस्पेक्शन जो है वो करनी होती है ड्यूरिंग पेरेंटल प्रोडक्ट की इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। तो हम अपने उसके एंड पे आते हैं कि क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट्स एन हैबिट।
क्योंकि हम क्यूएमएस को यूज करते हुए इंश्योर कर रहे होते हैं कि हम जो है पेशेंट को सेफ और थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट दे सकें। और ये भी ज़्यादा इंश्योर करना हमारी ज़रूरत होती है कि क्योंकि हम जो है वो एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करें पेशेंट को क्योर करने के लिए, तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम अ, उसको एक सेफ प्रोडक्ट दे सकें, इफेक्टिव प्रोडक्ट दे सकें। और ये सिर्फ हमारा काम नहीं होता क्यूएमएस में होते हुए, ये क्वालिटी कंट्रोल से लेके क्वालिटी एश्योरेंस तक और एक पूरी कंपनी का एक पार्ट होता है, एक पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक पूरे हेल्थ केयर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक क्वालिटी या क्वालिटेटिव जो है वो ट्रीटमेंट दे सके अपने पेशेंट्स को। अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अ, अगर आप लोगों को टॉपिक जो जो अभी इस वक्त देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को टॉपिक ऐसा है जो कि आप चाहते हैं इस पर सेशन हो जिस पे आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।